आपने अभी तक सुना कि कैसे सुरेश को राकेश और उसके गुरुजी ने समझाया कि हम तुम्हें कुछ नई बातें बता रहे हैं, उसके हिसाब से काम करो। और आगे सुरेश क्या क्या करता है कहानी के इस हिस्से में जानते हैं। नमस्ते, आप सुन रहे हैं टॉस द अदर साइड स्टोरी। जैसा कि बताया गया था, सुरेश अब अगले दिन से अपनी मीटिंग्स प्रभात के ही ड्राइंग रूम में लेना शुरू कर दिया। किसी न किसी बहाने कोई वहाँ पे रहता था। पर सुरेश ने प्रभात को बोला, देखो अब मेरे परिवार में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। अब मैं चाहता हूँ मुकेश को मैं काम समझा दूँ और मेरे काम का भार संभाले। 3 से 4 महीने बाद मैं सोच रहा हूँ कि अपनी पूरी जायदाद तुम लोग के नाम कर दूँ। तुम लोग तो हो ही मेरा ख्याल रखने के लिए। यह सुनकर प्रभात की आंखें जैसे चमक गईं। सुरेश के बच जाने के बाद उसने सोचा कि जैसा प्लान किया था वैसा हुआ नहीं। पर अब सुरेश ने सामने से आके जब ये खुद बात कह दिया तो उसको लगा कि मानो बस अब 3-4 महीने की बात है। अगले दिन से उसने मुकेश को समझाया। सुरेश ने एक्सीडेंट के बाद से ये महसूस किया था कि मुकेश, प्रभात और उसकी वाइफ में काफ़ी दूरी आ गई है। मुकेश उसको देखकर अब काफ़ी दया दिखाता है, पहले जैसा एग्रेशन नहीं रहता उसके अंदर और कुछ बदला बदला सा है। और अगले दिन से मुकेश सुरेश के साथ रहना शुरू कर दिया। सवेरे आ जाता मुकेश और सुरेश को थोड़ी मदद करता तैयार होने में और उसके साथ मीटिंग पे जाता। बैंक का काम रहता या जितने लोग भी आते उनके साथ मीटिंग करता। सुरेश जो बात कहता उसको नोट करता। सुरेश भी नहीं समझ पा रहा था कि अचानक से मुकेश में इतना बदलाव क्यों है। पर मुकेश के चेहरे पे हमेशा किसी प्रकार का ग्लानि भाव रहता था और मुकेश उसका काफ़ी सम्मान भी करने लगा था। जब भी सुरेश मुकेश से बोलता कि ये सब तो तुम्हारा ही है, मुकेश बोलता, नहीं, अब आप जब तक हैं बड़े पापा तब तक मैं बस आपके साथ रहूंगा। सामान तो आप ही का है, आपने ही मेहनत किया है। अब दोपहर का खाना सुरेश और मुकेश अक्सर राकेश के घर पे ही खाते। मुकेश धीरे धीरे राकेश से भी काफी बात करने लगा था। धीरे धीरे मुकेश सुरेश के ही कमरे में शिफ्ट हो गया और सुरेश को रात में भी अगर जरूरत पड़ती तो मुकेश उसकी मदद करता। सुरेश को अब सपने में कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। सुरेश को अब सपने भी नहीं आते थे। उसको जरूर अपनी बीबी और अपने बच्चे की याद सताती थी, पर अपने सीने पे पत्थर रख के वो वैसा ही कर रहा था जैसा राकेश और उसके गुरुजी ने उसको बताया था। एक दिन प्रभात अकेले जाता है राकेश के यहाँ और वो पूरी बात राकेश को समझाता है कि कैसे मुकेश अब काफी बदल गया है। तो राकेश ने बोला कि जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था उसी दिन से मुझे लग गया कि कोई ऐसी बात है जिसमें मुकेश प्रभात का साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि मुकेश अक्सर अब अकेले आया करता था। उसके चेहरे पे काफी ग्लानि दिखती थी। राकेश ने सुरेश को ये भी बताया कि जब तुम मेरे घर भोजन पे आते थे तो मुकेश के भोजन में हमने कुछ खास ऐसा डाला था जिससे उसका धीरे धीरे वशीकरण होना शुरू हो जाए। हम लोगों ने सात्विक वशीकरण किया क्योंकि हम नहीं चाहते हैं किसी भी प्रकार से कोई गलत काम हो। अब हम लोग जैसा सोचे थे उसके काफी करीब पहुंच रहे हैं। इस तरह करते करते लगभग 7 से 8 महीना हो गया था। मुकेश अब मानो सुरेश का बेटा ही जैसा था, हमेशा सुरेश के साथ लगा रहता था। सुरेश को भी बस वक्त चाहिए था, इसलिए वो कुछ ना कुछ पैसे प्रभात को दे दिया करता था। इन्वेस्टिगेशन पे भी कोई कंक्लूजन नहीं निकला था, इन्वेस्टिगेशन भी क्लोज हो गया था। उनका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रंजीत अक्सर आया करता था, सुरेश से मिलता था, पर प्रभात के साथ काफी बातें करके फिर जाया करता था। सुरेश ने रंजीत से अपने मकान के बेचने की भी बात बोली थी, पर रंजीत ने ये बोला कि आपके भाई ने आपकी काफी मदद की है जब आप कोमा में थे। तो उसको लग गया था कि या तो रंजीत पूरी बात जानता नहीं है या बातें जानता है और कुछ न कुछ छिपा रहा है। जैसा कि हमने आपको पहले हिस्से में बताया था कि हरिद्वार के प्रोजेक्ट में एक्सीडेंट के नाते प्रोजेक्ट को रोक दिया गया था और उसके बाद क्योंकि सुरेश का एक्सीडेंट हो गया था वो प्रोजेक्ट कोई आगे नहीं बढ़ा। उसके काम को रैप अप करना था। उस समय उत्तराखंड बना नहीं था, हरिद्वार उत्तर प्रदेश के अंदर ही आता था। तो सुरेश ने एक दिन मुकेश को बोला कि बेटा हम लोग को वहाँ चलना पड़ेगा उस पावर प्रोजेक्ट को क्लोज करने। कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जो हम लोग को वहाँ जाके डीएम से साइन कराना पड़ेगा। और सुरेश ने बताया कि इसके लिए हम लोग को राकेश को भी लेकर चलना पड़ेगा और राकेश के गुरुजी भी आए हैं, उनको भी लेकर चलना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ अमित और तुम्हारी बड़ी मम्मी का पिंडदान भी कर दूं। ये सुनने के बाद मुकेश के चेहरे पे काफी दुख आ गया था। अगले दिन तड़के वो लोग फिर निकले। उसी तरीके से वो लोग सवेरे 4 बजे रास्ते पे निकले। सुरेश को सब वैसा ही याद आना शुरू हो गया। वो काफी इमोशनल हो गया। जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था लखनऊ से थोड़ा आगे, वहाँ पे सुरेश ने गाड़ी रोकने को बोला। उसने बोला आखिरी बार मैं अपने बीबी बच्चे के साथ इसी रास्ते पर था। गाड़ी को थोड़ा आगे रोका गया। सुरेश को मदद की गई वहाँ उतर के गाड़ी से निकलने के लिए। वहाँ उतर कर सुरेश काफी रोना शुरू कर दिया।
मुकेश को ये सब देखकर सहा नहीं गया और उसने तुरंत बोला, बड़े पापा मैं आपको कुछ बहुत दिन से बताना चाह रहा था। जो आपका एक्सीडेंट हुआ था वो एक्सीडेंट नहीं था, वो बेसिकली एक प्लान्ड मर्डर था। आप जिस समय निकले थे आपके गाड़ी के थोड़ा पीछे मेरे पापा, वो ऑफिसर रंजीत और वो तांत्रिक गाड़ी से थोड़ा पीछे ही चल रहे थे। जैसे ही आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ वो लोग मौके पर पहुंचे, आपको बेहोश देखा, लेकिन रंजीत ने देखा कि अमित, बड़ी मम्मी थोड़ा थोड़ा होश में है। ड्राइवर डैमेज से मर चुका था। ये कोई हार्ट अटैक नहीं था। उस तांत्रिक ने ड्राइवर के साथ कुछ न कुछ ऐसा किया था जिससे ड्राइवर बेहोश हो गया। उसके बाद उन्होंने बड़ी मम्मी और अमित को गाड़ी से खींचा और दूसरे वाली गाड़ी के पीछे डिग्गी में बैठाकर वो लोग कहीं लेकर गए। आपके एक्सीडेंट के कुछ दिन बाद उन्होंने जब आपका मकान बेचा तो उसके पैसे को लेकर उन लोगों में बातें हो रही थी, तो मैंने ये सब सुना। मैंने काफ़ी लड़ाई की। मैंने बोला आपको इस हद तक नहीं गिरना चाहिए था। और जब अब मैंने आपकी स्थिति अस्पताल में देखी बिना पैरों के, तब मेरे अंदर कुछ बदल सा गया। मुझे भी सपने में अमित और बड़ी मम्मी आते थे। वो मुझसे कुछ बोलने की कोशिश करते थे। एक्सीडेंट के काफी दिन बाद तक अमित और बड़ी मम्मी जीवित थे, बल्कि उस एक्सीडेंट में जो लाश रखी गई थी वो पहले से ही रंजीत ने कहीं से लावारिस लाश अरेंज की थी, जिसको एक्सीडेंट में डाल दिया गया था कपड़े पहना के, ताकि लगे कि अमित और बड़ी मम्मी की मृत्यु हो गई है। सुरेश ने बोला, बेटा ये तो मैं जान गया था, बस मेरी इतनी मदद कर दो। मेरे बच्चे और मेरी बीबी का सही में पिंडदान करना है। वो लोग कहाँ मिलेंगे ये बता दो। और क्योंकि काला जादू को हम लोग किसी भी प्रकार से कानून में प्रूफ नहीं कर सकते, हमें कोई ना कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा। मुकेश ने बोला, बड़े पापा जब वो तांत्रिक इस घर में काम कर रहा था तो मैं उससे मिला था। वो बस पैसे का लालची है। अगर उसको आप पैसे देंगे तो वो आपके लिए काम करेगा। सुरेश ने राकेश और गुरुजी की तरफ देखा। गुरुजी ने बोला, देखो सात्विक तरीके से तो इतना ही काम हो सकता है जितना मैंने किया। उसको एक बार बुलाओ और देखो वो क्या कर सकता है। वो लोग गाड़ी में बैठकर वहां से हरिद्वार के लिए निकल गए। मुकेश ने फोन करके उस तांत्रिक को सीधे हरिद्वार बुलाया। हरिद्वार में तांत्रिक को पूरी बातें बताई गई। उसको उसके लिए आधे पैसे भी दे दिए गए और ये भी बोला गया कि काम होने के बाद तुम्हें बाकी पैसे दे दिए जाएंगे। उस तांत्रिक ने इन लोगों को ये भी बता दिया कि उसकी बीबी और बच्चे की लाश एक जगह दफन की गई है। कहाँ दफन की गई है ये पता नहीं, पर जब तक उनको मुखाग्नि नहीं दी जाएगी वो ऐसे ही आते रहेंगे सपने पर। उस दिन रात में सुरेश के सपने में अमित आया और सपने में ही उसे कहीं लेकर गया और बताया, पिताजी इसी जगह पे हम और मम्मी को दफन किया गया है। वो जगह लखनऊ से थोड़ी दूर जहाँ एक्सीडेंट हुआ था उसके पास एक जंगल में था। अगले दिन सुरेश, मुकेश, राकेश और उनके गुरुजी उस जगह पे गए। वहां खोदा गया तो वहां पे बस अस्थि पंजर मिले। उन अस्थि पंजरों को उठा के वापस हरिद्वार ले आके वहां पे उनको मुखाग्नि दी गई। सुरेश उस समय फूट फूट के रो रहा था, पर सुरेश को लगा कि उसके सीने से किसी ने काफी भारी पत्थर उठा लिया है। उसके बाद साथ ही साथ उस तांत्रिक ने भी अपने जीवन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट उठा लिया था। उसने मारण मंत्र का प्रयोग शुरू कर दिया था। उस मारण मंत्र के प्रयोग के बाद ये सब जब हो रहा था तो वो लोग हरिद्वार में ही थे। एक दिन तड़के मुकेश के पास उसके नौकर का फोन आया कि भैया आप लोग जल्दी घर पे आ जाइए। घर पे पहुंचे तो उन्होंने देखा प्रभात और उसकी बीबी पंखे से लटक रहे हैं। उनकी आंखें खुली हुई थीं। लग रहा था मरने के पहले उन्होंने किसी भयानक चीज को देखा। घर में किसी भी प्रकार से चोरी का कोई साइन नहीं था, पर पुलिस ने देखा कि प्रभात और उसकी बीबी की पीठ पर ऐसा लग रहा था कि किसी ने हंटर मारा है। इस सुसाइड के भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रंजीत को ही नियुक्त किया गया। रंजीत काफी सहमा हुआ था। सुरेश भी अब वापस लखनऊ आ गया था। इस इंसिडेंट के 3 दिन बाद इंस्पेक्टर रंजीत की भी एक सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। देखने वाले बता रहे थे इंस्पेक्टर रंजीत बुलेट से जा रहे थे, पर अचानक से रोड के दूसरे तरफ से एक ट्रक आके उनसे भिड़ जाती है। इंस्पेक्टर रंजीत के शरीर के 2 टुकड़े हो जाते हैं और ट्रक ड्राइवर वहां से भाग निकलता है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। हम स्पॉटिफाई पे भी हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया था। आप सुन रहे थे टॉस द अदर साइड स्टोरी। नमस्ते।